बेटियों को पापा की परी यूं ही नहीं कहा जाता है, क्योंकि कोई बच्ची अगर इस दुनिया में सबसे ज़्यादा किसी के करीब होती हैं तो वो होते हैं उनके पिता। पर आज की कहानी में एक बड़ी ही अजीब घटना घटती है। दरअसल एक बच्ची जो इस दुनिया में जन्म लेती तो है, लेकिन जन्म के ठीक 4 दिन के बाद ही उसका पिता अपनी बच्ची को गोद में लेकर के सीधे शमशान घाट में पहुंच जाता है और फिर अपनी बच्ची को जिंदा ही वो कब्र में लिटा देता है। पर कहते हैं ना कि जाके रखो साइयाँ और मार सके ना कोई। जब तक ऊपर वाला किसी को मौत ना दे, किसी को मौत नहीं आ सकती है। अपनी बच्ची को वो जैसे ही कब्र में लेटाता है, वो बच्ची जोर जोर से रोने लगती है, मानो वो बच्ची अपने पिता से कह रही हो कि पापा आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है। ज़रा सोचो कि जब मैं बड़ी होंगी मैं ही तो आपका सेवा करूंगी, मुझे यूं जिंदा दफन ना करो। हालांकि जब यह मामला पुलिस तक पहुंचता है और पुलिस जब इस केस की जांच पड़ताल करती है तो एक ऐसी सच्चाई सामने निकल करके आती है जिसे सुनने के बाद खुद पुलिस भी सोचने और समझने पे मजबूर हो जाती है कि आखिरकार इसमें गलत था कौन और गलती थी किसकी। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। दोस्तों, आज की जो मैं कहानी आपको सुनाने वाला हूं, दरअसल ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद शहर की। मुरादाबाद का एक थाना पड़ता है पाकबड़ा और इसी पाकबड़ा का एक गांव आता है गुरेठा। बात कर रहा हूं मैं इसी 8 जनवरी की दोपहर के करीब 2 बजे के आसपास। दरअसल इसी गुरेठा गांव में 2 व्यक्ति एक साथ ही जाते हैं, जिनमें से एक व्यक्ति के गोद में लगभग 3 से 4 दिन की एक बच्ची होती है। वो व्यक्ति गांव वालों से जाकर के मुलाकात करता है और गांव वालों से कहता है कि मेरा नाम राजेश है और ये मेरा साला दिनेश है। दरअसल मेरी पत्नी जो बगल के ही साईं हॉस्पिटल में एडमिट है और 4 दिन पहले ही इस बच्ची को जन्म दिया था, लेकिन मेरी बेटी की मौत हो चुकी है और मैं इसे दफनाना चाहता हूं, इसीलिए मुझे एक फावड़ा चाहिए। राजेश जब ये सारी बातें गांव वालों को बताता है तो इसे सुनने के बाद गांव वालों को भी काफ़ी दुख होता है और बढ़ चढ़ करके राजेश का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। दरअसल गांव का ही एक व्यक्ति मार्केट में चला जाता है और उस बच्ची के लिए कफन खरीद लेकर आता है और फिर गांव के कुछ लोग अपने साथ फावड़ा लेकर के राजेश और उसके साले दिनेश को नदी किनारे लेकर पहुंच जाते हैं, क्योंकि गुरेठा गांव के अंदर जितने भी लोगों की मौत होती थी उन सब का अंतिम संस्कार नदी किनारे ही किया जाता था। गांव के लोग जब नदी के किनारे पे पहुंचते हैं, उन्हीं में से एक व्यक्ति एक गड्ढा खोदता है और गड्ढा खोदने के बाद राजेश अपनी बेटी को कब्र में लिटा देता है। लेकिन अपनी बच्ची को जैसे ही कब्र में लिटाता है, वो बच्ची जोर जोर से रोने लगती है और उसकी रोने की आवाज़ जब गांव वाले सुनते हैं तो सुनने के बाद गांव वाले भी एकदम से हैरान हो जाते हैं। दरअसल गांव वाले जब राजेश के चेहरे की तरफ देखते हैं तो मालूम चलता है कि राजेश को भी अपनी बच्ची की आवाज़ सुनकर के उसके चेहरे पे कुछ ज़्यादा खुशी दिखाई नहीं देती है, बल्कि राजेश भी एकदम से घबरा जाता है। गांव का एक व्यक्ति जब उस बच्ची को कब्र से बाहर निकालता है तो देखते हैं कि वो बच्ची जिंदा ही नहीं है बल्कि सही सलामत है। गांव वाले जब इस बारे में राजेश से पूछते हैं तो राजेश गांव वालों को जवाब देता है कि दरअसल डॉक्टर ने ही मुझे बताया था कि तुम्हारी बच्ची की मौत हो चुकी है। और इतनी सी बात कहने के बाद राजेश और उसका साला वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे पहले कि दोनों वहां से भाग पाते, गांव वाले इन दोनों को पकड़ लेते हैं। दरअसल गांव वालों को इतना तो पूरा यकीन हो जाता है कि ज़रूर कुछ न कुछ गड़बड़ है, इसीलिए गांव के लोग इस बात की जानकारी पुलिस को दे देते हैं और पुलिस जब अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचती है और जब इस बारे में राजेश से पूछताछ करती है तो राजेश फिर से पुलिस वालों को वही बात बताता है जो इससे पहले गांव वालों को बता चुका था। इसीलिए पुलिस सबसे पहले उस बच्ची को हॉस्पिटल में भेज देती है ताकि उसका सही तरीके से ट्रीटमेंट हो और फिर पुलिस राजेश और उसके साले को लेकर के साईं हॉस्पिटल में जाती है और जाकर डॉक्टर से मुलाकात करती है। पुलिस जब डॉक्टर से पूछताछ करते हैं तो डॉक्टर भी पुलिस को जवाब देते हुए कहते हैं कि हाँ साहब, करीब 5 दिन पहले ये अपनी पत्नी को लेकर के यहाँ पर आया था और इसकी पत्नी भी इसी हॉस्पिटल में एडमिट है,
लेकिन जब ये अपनी बच्ची को यहाँ से लेकर के जा रहा था तो इसकी बच्ची जिंदा थी। हमने इसे कभी नहीं बताया कि तुम्हारी बच्ची की मौत हो चुकी है। हालांकि डॉक्टर जब अपना बयान पुलिस को देते हैं, वहीं बगल में राजेश और उसका साला खड़ा भी होते हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं देते हैं, बल्कि अपनी सर को झुकाए हुए सारी बातों को बड़ी ध्यान से सुनते हैं। डॉक्टर जब अपनी पूरी स्टेटमेंट दे देते हैं, उसके बाद से पुलिस राजेश और उसके साले को गिरफ्तार करके थाने में लेकर जाती है और फिर राजेश से सख्ती से पूछताछ करती है कि आखिरकार तुमने ऐसा कदम क्यों उठाया। इस पर राजेश जब अपनी पूरी कहानी पुलिस को बताता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद खुद पुलिस भी सोचने और समझने पर मजबूर हो जाती है कि आखिरकार इसमें गलत था कौन और गलती थी किसकी। दरअसल राजेश, जो कि मूल रूप से बरेली शहर के अंतर्गत हफीज़गंज गांव का रहने वाला है। राजेश के पिता का नाम है राम भरोसे। राजेश जो बचपन से ही मोटर मैकेनिक का काम करता है और उसे इस काम की बढ़िया तरीके से नॉलेज भी है। राजेश जब अपने काम से ठीक ठाक पैसे कमाने लगता है और जब राम भरोसे को भी लगता है कि मेरा बेटा सही तरीके से पैसा कमाने लगा है, आखिरकार राम भरोसे अपने बेटे राजेश की शादी सुनीता से कर देते हैं। दरअसल सुनीता भी जो इसी बरेली शहर के अंतर्गत नवाबगंज गांव की रहने वाली है, जिसके पिता का नाम है राम प्रसाद। राजेश जब सुनीता से शादी कर अपने घर लेकर के आता है तो खूबसूरत पत्नी पाकर वो बेहद ही खुश होता है और अपनी पत्नी से काफ़ी हद तक प्यार भी करता है। लेकिन जब शादी करके अपने घर लेकर के आता है तो घर के खर्च बढ़ जाता है। उसके बाद से राजेश अब एक नौकरी की तलाश में उत्तरांचल के रुद्रपुर शहर में चला जाता है और फिर इसी रुद्रपुर शहर में उसे एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी भी मिल जाती है। रुद्रपुर शहर में जब राजेश को नौकरी मिल जाती है, उसके कुछ ही महीनों के बाद राजेश अपने घर पे आता है और फिर अपनी पत्नी सुनीता को भी साथ लेकर के रुद्रपुर शहर में आ जाता है। आने के बाद नौकरी से जो कुछ भी पैसा कमाता है अपनी पत्नी के साथ बड़ी खुशहाल तरीके से जीवन भी व्यतीत करने लगता है। जैसे जैसे समय गुजरता है, आखिरकार समय के अनुसार सुनीता भी प्रेग्नेंट हो जाती है और जब सुनीता को मालूम चलता है कि उसके पेट में बच्चा ठहर चुका है, सुनीता भी काफ़ी खुश होती है। दरअसल किसी भी महिला को काफ़ी खुशी होती है ये सोच कर के कि वो एक बच्चे की माँ बनने वाली है। हालांकि सुनीता के पेट में जब बच्चा पल रहा होता है, इस बात की जानकारी जब उसके पति राजेश को भी मालूम चलता है तो राजेश के भी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है। दरअसल राजेश अपनी पत्नी की बेहतर तरीके से देखरेख ही नहीं करता है, बल्कि उसे जब भी कोई प्रॉब्लम होती है बगल के ही एक डॉक्टर से ले जाकर दिखाता भी है और टाइम टाइम से उसका इलाज भी कराता है। पर जैसे ही 7 महीने का समय गुजरता है, आखिरकार एक दिन सुनीता के पेट में जोर का दर्द शुरू हो जाता है और जोरों से जब दर्द शुरू होता है, राजेश फ़ौरन अपनी पत्नी को लेकर के उसी डॉक्टर के पास जाता है जिससे वो शुरू से ही अपनी पत्नी को दिखाते आ रहा था। वहाँ पे जब अपनी पत्नी को लेकर के जाता है, डॉक्टर जब सुनीता को देखते हैं तो कहते हैं कि इसके पेट में बच्चा अभी भले ही 7 महीना का है, लेकिन बच्चा का बाहर आना बेहद ही ज़रूरी है, क्योंकि बच्चा अगर अभी बाहर नहीं आया तो बच्चे के साथ साथ माँ की भी जान की खतरा है। डॉक्टर कहते हैं कि हमारे पास इतनी सुविधा नहीं है, इसीलिए बेहतर है कि तुम अपनी पत्नी को किसी बढ़िया हॉस्पिटल में लेकर के जाओ। चूँकि राजेश भी किसी भी हाल में अपनी पत्नी के साथ साथ अपने बच्चे को भी बचाना चाहता था, इसीलिए अपनी पत्नी को लेकर के मुरादाबाद शहर में आ जाता है और फिर मुरादाबाद शहर के ही एक प्राइवेट हॉस्पिटल में उसे एडमिट करा देता है। पत्नी को जब हॉस्पिटल में एडमिट करा देता है, उसके कुछ ही घंटे के बाद सुनीता एक बच्ची को जन्म देती है। हालांकि सुनीता की बच्ची का जन्म तो हो जाता है, लेकिन वो बच्ची मात्र अभी 7 महीना के थी, इसीलिए वो बेहद ही कमज़ोर थी। डॉक्टर जब उस बच्ची को देखते हैं तो राजेश को सुझाव देते हुए कहते हैं कि इस बच्ची को आईसीयू में भर्ती कराना होगा। इस पे राजेश डॉक्टर को जवाब देते हुए कहता है कि आप लोगों से जो कुछ भी हो सकता है आप कीजिए, लेकिन मेरी बच्ची को बचा लीजिए। लेकिन डॉक्टर राजेश को जवाब देते हुए कहते हैं कि हमने ऑलरेडी वार्ड में और आईसीयू में काफ़ी सारे बच्चों को एडमिट कर लिया है, इसीलिए हमारे पास जगह नहीं है। बेहतर है कि तुरंत अभी के अभी तुम अपनी पत्नी और बच्ची को लेकर के साईं हॉस्पिटल में चले जाओ। डॉक्टर जब राजेश को सुझाव देते हैं, आखिरकार उसी वक्त ही
राजेश अपनी पत्नी और बच्ची को लेकर के साईं हॉस्पिटल में आ जाता है और आने के बाद साईं हॉस्पिटल में अपनी पत्नी और बच्ची को एडमिट करा देता है। एडमिट हो तो जाती है, 4 दिन का समय भी गुजरता है, लेकिन 4 दिन के बाद साईं हॉस्पिटल के डॉक्टर राजेश से कहते हैं कि तुम्हें काउंटर पे 10,000 रुपये एडमिट कराना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी बच्ची की तबीयत काफ़ी सीरियस है और अभी के अभी अगर हमने उसका इलाज नहीं किया तो उसकी जान भी जा सकती है। चूँकि उस वक्त राजेश के पास पैसे नहीं था, इसीलिए राजेश हाथ जोड़ करके डॉक्टरों से कहता है कि जितना जल्द हो सके मेरी बच्ची का इलाज कीजिए, इसे कुछ नहीं होना चाहिए। मैं जैसे ही पैसों का इंतज़ाम कर लूँगा, ला करके जमा कर दूँगा। लेकिन डॉक्टर राजेश से कहते हैं कि ऐसा नहीं होता है, जब तक तुम 10,000 रुपया जमा नहीं करा देते हो तब तक तुम्हारी बच्ची का इलाज नहीं होगा। डॉक्टर जब अपना हाथ खड़ा कर लेते हैं, उसके बाद से अब राजेश भी एकदम से परेशान हो जाता है। दरअसल राजेश उसी वक्त ही अपने साले दिनेश को भी हॉस्पिटल में बुला लेता है। दिनेश भले ही हॉस्पिटल में पहुंचता है, लेकिन दिनेश भी अपने जीजा की मदद नहीं कर पाता है। उसके बाद से अब राजेश अपनी बच्ची को बचाने के लिए उसके जितने भी जानने वाले रिश्तेदार होते हैं, मैक्सिमम लोगों के नंबर पे फ़ोन करता है और उनसे पैसों की डिमांड करता है। लेकिन बदकिस्मती से उस वक्त कोई भी राजेश की मदद नहीं कर पाता है। जैसे जैसे समय गुजरता है, राजेश का भी अब दिमाग काम करना बंद कर देता है। तभी उसी वक्त ही हॉस्पिटल का एक कर्मचारी राजेश के पास आता है और आकर के राजेश से कहता है कि तुम्हारी बच्ची भले ही बच जाए, लेकिन वो अपंग होगी या फिर अपाहिज होगी। जब वो बड़ी होगी, उसके शरीर में कोई सुधार नहीं हो पाएगा। हॉस्पिटल का कर्मचारी जब इस तरह की बातें राजेश से कहता है, तो इसे सुनने के बाद अब राजेश भी एकदम से घबरा जाता है। चूँकि उस वक्त स्थिति ऐसी नहीं थी कि राजेश को कहीं से पैसा भी मिल जाए, क्योंकि राजेश अपनी तमाम कोशिश कर चुका था, पर उसे कोई भी पैसा देने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। जैसे जैसे समय गुजर रहा था, अब राजेश का दिमाग भी एकदम से काम करना बंद कर देता है। दरअसल राजेश जब अपनी तमाम कोशिश कर लेता है और जब उसे पैसा नहीं मिलता है, आखिरकार राजेश को हॉस्पिटल के कर्मचारी की वो बातें याद आ जाती है। दरअसल राजेश अब ये सोचने लगता है कि अगर वो कैसे भी करके अगर अपनी बेटी की जान बचा भी लेता है, वो सही नहीं होगी और जब वो बड़ी होगी मेरे लिए मुसीबत बन जाएगी। तो इससे तो बेहतर है कि मेरी बच्ची मर ही क्यों ना जाए। राजेश ये सोच लेता है कि उसकी बेटी की मौत तो हो जाए, लेकिन मौत राजेश के भी हाथों में नहीं होती है। इसीलिए राजेश अपनी बेटी की गला दबाकर हत्या करने की भी कोशिश करता है। और इसमें सबसे बड़ी बात कि राजेश जब अपनी बेटी को मारने के लिए अपने साले दिनेश से पूछता है, तो दिनेश भी उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। अपनी बेटी की गला दबाकर मारने की कोशिश तो करता है, लेकिन राजेश के अंदर की आत्मा जवाब नहीं दे पाती है। इसीलिए राजेश अपनी बेटी की गला दबा करके नहीं मारता है, बल्कि उसे जिंदा ही दफनाने का फैसला कर लेता है। और फिर यही सोच करके दोपहर के करीब 2 बजे के आसपास राजेश अपनी बेटी को गोद में लेकर के किठोर गांव में जाता है और गांव वालों से झूठ बोलता है कि दरअसल मेरी बेटी की मौत हो चुकी है और मुझे इसे दफनाने के लिए एक फावड़ा चाहिए। गांव वालों से जब झूठ बोलता है, गांव वाले भी आगे पीछे कुछ भी नहीं सोचते हैं और राजेश की बातों में आ जाते हैं। दरअसल राजेश की बातों में ही नहीं आते हैं, बल्कि गांव वाले भी राजेश की बढ़ चढ़ की मदद करने का फैसला कर लेते हैं और गांव का ही एक व्यक्ति जा कर के कफन भी खरीद लेकर के आता है। लेकिन नदी किनारे लेकर के जब जाते हैं और राजेश जब अपने ही हाथों से अपनी जिंदे बच्ची को जब कब्र के अंदर लेटाता है, अचानक वो बच्ची जोर जोर से रोने लगती है। वाकई में राजेश जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताता है, उसके बाद से पुलिस राजेश और उसके साले को गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। लेकिन इस बात की जानकारी जब तमाम लोगों को मालूम चलता है, तो अब लोग भी उस बच्ची की जान बचाने के लिए कई सारे हॉस्पिटल में जाते हैं, तो कुछ लोग ऑनलाइन ही पेमेंट करके उस बच्ची की मदद करने लगते हैं। हालांकि इतना सब कुछ हो जाता है, लेकिन इस बात की जानकारी राजेश के पत्नी सुनीता को नहीं मालूम चलता है कि उसी का पति उसकी बच्ची को मारने के लिए ले गया था। हालांकि कुछ लोग तरह तरह की मदद करके उस बच्ची को बचाने की कोशिश करते तो हैं, लेकिन बदकिस्मती से इलाज के दौरान ही
उस बच्ची की मौत हो जाती है। बच्ची की जब मौत हो जाती है उसके बाद से डॉक्टर इस बात की जानकारी उसकी माँ सुनीता को देते हैं। लेकिन साथ ही साथ ये पूरी कहानी सुनीता से भी बता देते हैं कि तुम्हारी बच्ची की भले ही मौत हो चुकी है, लेकिन तुम्हारा पति अपनी ही बच्ची को जिंदा दफनाने के लिए शमशान घाट लेकर के गया था। डॉक्टर जब ये सारी बातें सुनीता को बताते हैं तो इसे सुनने के बाद सुनीता को भी अपने कानों पर यकीन ही नहीं होता है। दरअसल सुनीता जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होती है और जब उसे मालूम चलता है कि उसका पति घर पे नहीं बल्कि जेल जा चुका है, सुनीता भी सीधे थाने में पहुंच जाती है और जा कर के पुलिस वालों से कहती है, शायद आप लोगों को कोई गलतफहमी हो गई है। दरअसल मेरा पति जो मुझसे ही बेइंतहा मोहब्बत नहीं करता था बल्कि वो मेरे बच्ची को भी काफ़ी चाहता था। मेरा पति मेरी बच्ची को कभी मार ही नहीं सकता है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे पति को आप लोग छोड़ दीजिए। लेकिन पुलिस ना तो राजेश को छोड़ती है और ना ही उसके साले दिनोस को, क्योंकि इन दोनों ने अपराध तो किया था। फिलहाल सुनीता अब अपने पति के साथ साथ भाई को भी छुड़ाने की अपनी तमाम कोशिश कर रही है। दोस्तों ये बात तो बिल्कुल सत्य है कि राजेश अपनी बेटी को मारना नहीं चाहता था, लेकिन उसके सामने मजबूरियां कुछ ऐसी आ चुकी थी कि उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका था। लेकिन इंसान चाहे कितना भी पागल क्यों ना हो जाए, लेकिन वो किसी की जान नहीं ले सकता है। हालांकि इन सब में सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात ये नज़र आती है कि जब राजेश अपनी ही जिंदा बेटी को जब कब्र में लेटा रहा था, उस वक्त भी राजेश के अपने हाथ नहीं कांपे थे। दोस्तों इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। जाते जाते मैं आपको बता दूं कि कुछ मेरे व्यूअर्स हैं जो रोज़ाना मेरी इस वीडियो को देखते ही नहीं हैं, बल्कि अपना कीमती समय निकाल कर मुझे अपना प्यार भी देते हैं, जिनमें से एक का नाम है अकरम खान। अकरम खान जो वैसे उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, लेकिन कुवैत में रह कर के नौकरी करते हैं और वहीं से मेरी इस वीडियो को देखते हैं। दूसरे मेरे व्यूअर हैं कुनकुन कुशवाहा। कुनकुन कुशवाहा जो भागलपुर बिहार प्रदेश के रहने वाले हैं। तीसरे मेरे व्यूअर हैं राहुल राघव। राहुल राघव जो गांव धतूरी जिला बुलंदशहर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। चौथे मेरे व्यूअर हैं डॉक्टर कुचेरिया जैन। डॉक्टर कुचेरिया जैन जो नासिक शहर के रहने वाले हैं। लास्ट मेरे व्यूअर हैं महेश रस्तोगी। महेश रस्तोगी जो जिला छपरा बिहार प्रदेश के रहने वाले हैं। मैं आप तमाम व्यूअर्स को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। कल फिर मिलते हैं एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।